कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी कि विश्व इतिहास में ये हमारा 29वां लेक्चर है और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लीग ऑफ नेशंस के बारे में। आपके सामने स्क्रीन पर एक मैप दिखाया गया है। इस मैप में अलग अलग कलर में अलग अलग कंट्रीज को शो किया गया है। अगर आप एक ओवरव्यू लेना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि मैप पर जो डार्क ब्लू कलर आपको दिखाई पड़ रहा है ये ऐसे देश हैं जिन्होंने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। ये फाउंडिंग मेंबर रहे। सबसे खास बात कि ये अंत तक लीग ऑफ नेशंस के सदस्य भी बने रहे, जैसे कि कनाडा, ब्रिटेन, इंडिया जो कि उसमें कॉलोनी हुआ करती थी ब्रिटेन की, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये सभी ऐसे देश हैं या और भी जो अन्य देश इस कलर में दिखाए गए हैं ये फाउंडिंग मेंबर रहे लीग ऑफ नेशंस के और अंत तक लीग ऑफ नेशंस के सदस्य भी रहे। जो स्काई ब्लू कलर में आपको कंट्रीज दिखाई पड़ रही हैं ये ऐसी कंट्रीज हैं जो कि फाउंडिंग मेंबर्स तो रहे थे लीग ऑफ नेशंस के, लेकिन इन्होंने बाद में लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता को छोड़ दिया और फिर से ज्वाइन कर लिया। ये इनका प्रोसीजर रहा। जो आपको ग्रीन कलर में या जो पैरेट ग्रीन कलर है इसमें जो कंट्रीज आपको दिखाई पड़ रही हैं ये ऐसे देश हैं इंक्लूडिंग जापान, ये ऐसे देश हैं जो फाउंडिंग मेंबर तो रहे थे लेकिन इन्होंने बाद में लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता को छोड़ दिया। जो आपको ब्लू कलर दिखाई पड़ रहा है ये ऐसे देश हैं जिन्होंने लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता को बाद में ज्वाइन किया और ये अंत तक बने रहे। येलो कलर में ये जो कंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं रशिया और बाकी यहाँ पर जो कंट्री है होपफुली जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये जो देश हैं इन्होंने लीग ऑफ नेशंस को बाद में ज्वाइन किया। ये फाउंडिंग मेंबर नहीं रहे थे और बाद में इन्होंने लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता को छोड़ भी दिया था। यहाँ पर देखिए जो आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है ये लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट्स हैं। मैंडेट ऐसी टेरिटरीज जिनको बहुत कम समय के लिए अल्पकाल के लिए लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत रखा गया था इस आश्वासन के साथ कि वहां पर स्थितियों के बेहतर होने के बाद उन्हें सेल्फ रूल ग्रांट कर दिया जाएगा और तब तक के समय के लिए इन्हें किसी न किसी यूरोपियन पावर के अंतर्गत रख दिया गया था। यहाँ पर ये जो ग्रे कलर है ये वो देश है जिन्होंने कभी भी लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता को स्वीकार नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण नाम है यूएसए। यूएसए ने इसकी अगुवाई की थी कि लीग ऑफ नेशंस जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता को स्वीकार नहीं किया, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया एंड मंगोलिया। तो कुछ बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, कंट्रीज को मैप पर दिखा दिया कौन सी कंट्रीज कैसी रही। ये जो कंट्रीज हैं ये लीग ऑफ नेशंस में रहने वाले देशों की कॉलोनीज हैं। तो ये सारा जो हिस्सा है विश्व का वो आपने यहाँ पर देखा। अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए लीग ऑफ नेशंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में एक विचारधारा है, वो ये है कि लीग ऑफ नेशंस को जब 1919 में बनाया गया उसके बाद से ही अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो थी वो अस्तित्व में आने लगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बनने की शुरुआत लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के बाद होती है। ऐसी हमारी भावना है, ऐसा हम समझते हैं, जानते हैं और ये बात काफी हद तक सही भी है कि 1919 में जब लीग ऑफ नेशंस को स्थापित किया जाता है उसके बाद ही वाइड स्केल पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अस्तित्व में आना शुरू होते हैं। लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है क्योंकि इसके पहले 19वीं शताब्दी में भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस अस्तित्व में आए थे, जैसे कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU। इसकी स्थापना 1865 में की गई थी। हालांकि जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, ठीक है, ITU ही था, बट बाद में इसे टेलीकम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके पहले यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जिसकी स्थापना 1874 में की गई थी। आज ये दो के दोनों ऑर्गेनाइजेशंस यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम का हिस्सा हैं। इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था हेग में 1899 में और यहाँ पर 1899 में ही परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना की गई। एक ऐसा कोर्ट जो कि दुनिया के कई सारे देश जो अक्सर विवाद में आ जाते हैं उनके विवादों का निपटारा कर सके। और इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने 1902 से काम करना शुरू भी कर दिया था। ये दुनिया का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज के बीच के डिस्प्यूट्स को सुधारने के लिए या उनका समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। एक तौर पर आप ये कह सकते हैं जो वर्तमान का यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ICJ जिसे आप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ICJ का पूर्ववर्ती था, प्रेडेसर था। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लीग ऑफ नेशंस के पहले भी बनाए गए थे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे थे। ना केवल ये ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग दिशा में थे बल्कि ये डिप्लोमेटिक एरेना को भी कवर कर रहे थे जहाँ पर कंट्रीज के बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। हालांकि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अच्छे से काम नहीं कर पाया और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। प्रथम विश्व युद्ध जिसमें बहुत वाइड स्केल पर नरसंहार किया गया। इससे यह पता चल गया कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कई सारे देशों के बीच के जो विवाद हैं उनको सुलझाने में सफल नहीं रहा है। इस वॉर ने यह भी सिग्नल दिया कि जो इसके पहले का इंटरनेशनल सिस्टम अभी तक चला आ रहा था जिसे कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना नेपोलियनिक वॉर्स के खत्म होने के बाद जब एक संधि की गई जिसके बाद एक नई विश्व व्यवस्था को स्थापित किया गया और जो विश्व व्यवस्था उस समय वर्साई की संधि के बाद स्थापित की गई थी वो बैलेंस ऑफ पावर पर बेस्ड थी। बैलेंस ऑफ पावर और इंक्रीज्ड आर्मामेंट। इसका मतलब क्या था? बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये था कि अगर कोई एक देश बहुत अधिक शक्तिशाली हो रहा है तो उसके आसपास के देश इतने अधिक शक्तिशाली हो जाएं या फिर आपस में मिल जाएं ताकि इस देश को काउंटर किया जा सके। इसके लिए अगर आवश्यक है तो ये जो आसपास के देश हैं वो अपनी शक्ति का संवर्धन भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी पावर को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके लिए अगर उन्हें अधिक हथियारों के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बैलेंस ऑफ पावर का कांसेप्ट क्या है, यानी कि किसी भी एक देश को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं होने देना है। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो या तो आपस में अलाइनमेंट कर लिए जाएंगे या फिर आस पड़ोस के देशों की शक्तियों को बढ़ा दिया जाएगा ताकि वो उसे काउंटर कर सके। और ये जो कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप था या फिर बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट था इसने नेपोलियनिक वॉर से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में वैसे तो छोटे मोटे कई सारे वॉर हुए लेकिन किसी बड़ी लड़ाई को होने से रोका। इसने यूरोपियन कॉन्टिनेंट को बचाकर रखा काफी लंबे समय तक, ये भी सच्चाई है। लेकिन बैलेंस ऑफ पावर का ये जो कॉन्सेप्ट था ये आने वाले समय में इररिलेवेंट होता चला गया क्योंकि यहाँ पर शक्ति संवर्धन की जो बात कही गई थी कि अगर किसी एक देश को काउंटर करना है तो आसपास के देश अपनी शक्ति को बढ़ा ले या फिर कोलैबोरेट कर ले। तो ये जो कोलैबोरेशन का मैकेनिज्म था जहां पर किसी एक देश को काउंटर करने के लिए 2 या 3 देश आपस में जुड़ जाते थे। अब इस सिस्टम से शुरुआत हो गई सीक्रेट अलायंस की। बड़े बड़े अलायंस तैयार होने लगे और सभी लोग आपस में अलायंस बना लेते थे ताकि किसी थर्ड पावर के थ्रेट को काउंटर किया जा सके। और हमने जब वर्ल्ड वॉर पढ़ा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो अलायंसेस तैयार किए गए थे इन्होंने बहुत ही की रोल प्ले किया वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत में, क्योंकि जब एक कंट्री वॉर में गई तो हर कंट्री का किसी न किसी देश के साथ अलायंस था और इसके बाद एक एक करके सारे देश इस युद्ध में कूदते चले गए। तो जो अलायंस सिस्टम था, जो बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट पहले चला आ रहा था, उसी की जड़ में ये पैदा हुआ था, उसने कहीं न कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कॉज किया। दूसरी बात, शक्ति को बढ़ाना, मतलब अगर कोई एक देश बहुत शक्तिशाली हो रहा है, फ्रांस जैसा कि उस समय बहुत शक्तिशाली हो गया था, तो आसपास के देश अपनी शक्ति को इतना अधिक बढ़ाएं कि वो उस देश को काउंटर कर सके। अब शक्ति को बढ़ाने का मतलब सेना और हथियारों के बढ़ाने से भी होता है। जब बात हम 1820 की कर रहे हैं उस समय डेवलपमेंट्स का जो फेज था वो कुछ और था। उस समय
इतने लीथल वेपन्स तैयार नहीं किए जा सकते थे, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्ट्रांग हुआ और लीथल वेपन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, उनका निर्माण किया जाने लगा, तो अब बड़े बड़े हथियार बनने लगे थे, शिप्स बनने लगी थी, जहाज बनने लगे थे, वॉरशिप, सबमरीन तैयार होने लगी थी, अच्छी क्वालिटी की गन्स आ गई थी। तो अब अगर डिसआर्मामेंट को ना बढ़ावा दिया जाए बल्कि बैलेंस ऑफ पावर के तहत हथियारों की जो जो उसका उत्पादन है उसको बढ़ावा दिया जाए, तो हर देश इतने ज्यादा हथियार इकट्ठा कर ले रहा था कि उसे लगता था कि वही सर्वशक्तिमान है और अगर उसके सामने कोई देश आता है तो वो उसे बड़ी आसानी से हरा लेगा। बैलेंस ऑफ पावर या कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप, ये जो कॉन्सेप्ट पहले चला रहा था, नेपोलियन वॉर के बाद से चला रहा था, उसके तो महत्वपूर्ण नुकसान मैंने आपको बताए। पहला नुकसान ये हुआ कि इसने अलायंसेस को जन्म दिया, दूसरी बात इसने आर्मामेंट को बढ़ावा दिया। आर्मामेंट को बढ़ावा देना और अलायंसेस को जन्म देना, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट था वो भी एक ओरिजिन बन गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। 100 साल पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये जो सिस्टम था ये धीरे धीरे आउटडेट होता चला गया। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये बात तो साफ हो गई कि बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो आउटडेट हो चुका है। हो सकता है कि नेपोलियनिक वॉर्स के बाद ये बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट अच्छा काम कर रहा था, इसने काफी लंबे समय तक यूरोपियन कॉन्टिनेंट को शांति दी, लेकिन जो समय में परिवर्तन आया था, जब पूरा विश्व 20वीं शताब्दी में गया, तो उसके बाद ये जो पूरा सिस्टम था ये फेल हो चुका था। बिटवीन 1914 और 1918, 1914 से 1918 के बीच में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। लगभग 20 मिलियन लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी जान गंवाई। कई सारे एम्पायर्स कोलैप्स कर गए, जैसे कि ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, रशियन एम्पायर भी कुछ समय के लिए कोलैप्स कर गया। कुछ नए जो नेशंस थे, कंट्रीज थी, वो अस्तित्व में आई। चेकोस्लोवाकिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, इनका जन्म हुआ। लेकिन जो नरसंहार हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसने एक नोशन तैयार किया कि हमें एक बहुत ही तगड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि अगर देशों के बीच में डिस्प्यूट हो तो उन्हें बढ़ने से पहले ही रोक सके, उनका रेजोल्यूशन निकाल सके, स्थिति को मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंचने से रोक दे। और ये जो नोशन तैयार हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद या फिर उसके बीच में, उसने जन्म दिया लीग ऑफ नेशंस को। व्हाइल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टिल अंडरवे, ये लीग ऑफ नेशंस जो बनाने की तैयारी थी, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही कर दी गई थी। कई नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स या सरकारें थी, समूह थे, वो प्लान्स तैयार करने लगे थे कि हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करना है जो कि देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को रोक सके। इसमें सबसे अग्रणी थे, सबसे आगे थे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन और उनके एडवाइजर कॉलोनल एडवर्ड एम हाउस। ये काफी उत्साहित थे कि किसी एक ऐसे आइडिया को प्रमोट किया जाए जिसके तहत एक लीग का निर्माण किया जा सके, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्लडशेड हुआ, जो खूनी खेल खेला गया, उसको दोहराए जाने से रोक सके। और जो लीग, इस लीग के बनाने का आइडिया था, वो वुडरो विल्सन के जो 14 पॉइंट फॉर पीस थे, उनका सेंटर पीस था। वुडरो विल्सन का जो 14 पॉइंट था उस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये थे 14 पॉइंट्स। देखिए यहाँ पर एक इमेज बताई गई है, दिखाई गई है। ये ब्रिटिश मैगजीन में छापी गई एक पिक्चर थी जिसमें दिखाया गया है कि वुडरो विल्सन किस तरीके से लीग ऑफ नेशंस को एक सफेद कबूतर के सामने रख रहे हैं, यानी कि वो उम्मीद कर रहे थे कि लीग ऑफ नेशन विश्व की शांति को स्थापित करेगा। ये कार्टून छापा गया था ब्रिटिश मैगजीन में। हम बात कर रहे थे वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट के बारे में, जिन्हें 1918 के शुरुआती दौर में ही जारी कर दिया गया था। देखिए ये आधार बना लीग ऑफ नेशंस का। स्पेशली अगर आप 14वें पॉइंट पर ध्यान दें, इन सभी पॉइंट्स को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, तो दोबारा मैं इस पर नहीं जा रहा हूं डिटेल में। बस मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता था, वो है 14वां पॉइंट, दैट वाज अ जनरल एसोसिएशन ऑफ नेशंस टू प्रिजर्व पीस। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा एसोसिएशन जो कि शांति को स्थापित कर सके। अब ये लाइन ही इंडिकेट कर रही है किसी एक ऐसी लीग की तरफ जो कि लीग ऑफ नेशन की तरह काम कर सके। तो वुडरो विल्सन का जो 14 पॉइंट का एजेंडा था, उसने लीग ऑफ नेशन की स्थापना का आधार तैयार कर दिया। एमिड ऑफ कार्नेज, कार्नेज का मतलब होता है नरसंहार, लोगों को मारा जाना, जो कि वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ। नरसंहार जारी था। 1918 के जनवरी में प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन का आइडिया प्रपोज कर दिया थ्रू हिज 14 पॉइंट एजेंडा। बट इवेंचुअली यूनाइटेड स्टेट्स वुड फेल टू ज्वाइन द लीग ऑफ नेशन, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स इस लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन करने से असफल हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। तो लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ, लीग ऑफ नेशन को फाउंड किया गया पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को फाइनली खत्म कर दिया। ये पहला परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जिसका प्रिंसिपल मिशन, जिसका मुख्य काम दुनिया में शांति को स्थापित करना था। लीग ऑफ नेशंस का जो प्राइमरी गोल था, जो कि उसके प्रतिज्ञा पत्र में, उसके कॉन्वेनेंट में साफ साफ लिखा गया था, वो ये था, प्रिवेंटिंग वॉर, यानी कि युद्ध की स्थिति को रोकना थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड डिसआर्मामेंट। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? अभी तक हम बात कर रहे थे बैलेंस ऑफ पावर की, जो वर्साई की संधि के बाद शुरू हुआ। बैलेंस ऑफ पावर जिसमें अलायंसेस को महत्व दिया गया, जिसमें आर्मामेंट को महत्व दिया गया। लेकिन अब बात बैलेंस ऑफ पावर की नहीं हो रही थी, अब बात हो रही थी कलेक्टिव सिक्योरिटी की और डिसआर्मामेंट की। अभी तक आर्मामेंट की बात की जा रही थी और अलायंसेस की बात हो रही थी, अब कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात हो रही है, यानी कि सभी देश मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे और हथियारों की होड़ को कम किया जाएगा। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब ये होगा कि अगर सब एकजुट हो जाएंगे तो ये जो छोटे छोटे अलायंसेस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले बने थे, ये नहीं बनेंगे। और अगर ये नहीं बनेंगे तो भविष्य में ऐसी किसी स्थिति को नजरअंदाज किया जा सकेगा, खत्म किया जा सकेगा, रोका जा सकेगा। नजरअंदाज तो गलत शब्दावली हो जाएगी। डिसआर्मामेंट यानी कि हथियारों की होड़ को कम कर दिया जाएगा। तो जो लीग ऑफ नेशन था, उसका कोर कॉन्सेप्ट था कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये शब्दावली महत्वपूर्ण है, ये वॉकिब ध्यान दीजिएगा। सुनार की नजर सोने पे, मतलब कि अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको कीवर्ड्स पर ध्यान देना चाहिए। कलेक्टिव सिक्योरिटी ये महत्वपूर्ण शब्दावली है, क्योंकि इसने बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को उलट दिया। इसके पहले आर्मामेंट को महत्व दिया जा रहा था, अब डिसआर्मामेंट को महत्व दिया जा रहा है, तो ये एक महत्वपूर्ण शब्दावली है। एंड सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट थ्रू नेगोशिएशंस एंड आर्बिट्रेशन, और ये भी काम दिया गया लीग ऑफ नेशंस को कि अगर कोई डिस्प्यूट भविष्य में आता है तो वो उसे नेगोशिएशन और आर्बिट्रेशन यानी कि बातचीत के जरिए रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अदर इश्यूज इन दिस एंड रिलेटेड ट्रीटीज इंक्लूड, लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत कुछ और भी काम दिए गए, जैसे कि लेबर कंडीशंस में सुधार किया जाए, जो लेबर्स हैं वो अच्छे से काम कर सकें, उनको जस्ट ट्रीटमेंट मिले, जो नेटिव इनहेबिटेंट्स हैं उन्हें, जैसे कई सारी कॉलोनीज बना के रखी गई थी यूरोपियन नेशन के द्वारा, तो वहां पर जो लोकल्स हैं उनको उचित तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाए। ह्यूमन और ड्रग ट्रैफिकिंग को रोका जाए, आर्म्स के ट्रेड को, हथियारों के व्यापार को कम किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से ही आर्मामेंट बढ़ रहा था। ग्लोबल हेल्थ पर फोकस किया जाए, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को सही ट्रीटमेंट दिया जाए, और जो यूरोप में माइनॉरिटीज हैं उनके प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जाए। 28 सितंबर 1934 से लेकर 23 फरवरी 1935 के बीच, जब ये ऑर्गेनाइजेशन अपने पीक पर था, जब इस ऑर्गेनाइजेशन में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक थी, उस समय इसमें 58 मेंबर्स हुआ करते थे। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब ये था कि अगर कोई दो देश डिस्प्यूट में जाते हैं
53 में से अगर ये दो देश आपस में डिस्प्यूट में गए हैं तो बाकी के 51 नेशंस एक और हो जाएंगे। वो देखेंगे कि गिल्टी कौन है, और अगर सपोज करिए कंट्री ए कंट्री बी के खिलाफ वॉर कर रही है और कंट्री ए ने एग्रेशन दिखाया है और कंट्री ए गिल्टी है, तो बाकी के 51 कंट्रीज कंट्री बी के फेवर में जाएंगे और वो कंट्री ए के खिलाफ अटैक करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहीं पर राज छुपा हुआ है एक, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब ये था कि अगर 52 देश सपोज करिए 53 थे, वो तो 58 कंट्रीज थी, वो तो पीक था, या 58 का ही एग्जांपल हम लेते हैं कि 58 कंट्रीज में से कंट्री ए कंट्री बी के ऊपर अटैक कर दे तो बाकी के 56 कंट्रीज कंट्री बी के साथ चले जाएंगे क्योंकि कंट्री ए ने एग्रेशन दिखाया है, और 57 नेशंस मिलकर कंट्री ए के साथ वॉर लड़ेंगे। दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। लेकिन इस लीग को बहुत बड़ा झटका तब लगा जब यूएस की सीनेट ने इस लीग में यूएस की मेंबरशिप को रेटिफाई करने से इनकार कर दिया। यूएसए ने लीग ऑफ नेशंस को कभी ज्वाइन नहीं किया, जिसकी वजह से ये लीग ऑफ नेशंस परमानेंटली हैंडीकैप हो गया। अगर अब यहां पर मैं आपको ये बात ना बताऊं कि यूएसए ने लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन क्यों नहीं किया, इसका कारण क्या था, तो ना तो आपका खाना बहुत अच्छे से पचेगा और ना ही आपको अच्छी नींद आएगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप अच्छी नींद सोएं और अच्छा खाना खाएं। तो आइए हम ये भी जान लेते हैं कि यूएसए ने आखिर क्यों नहीं ज्वाइन किया लीग ऑफ नेशंस को। व्हाई यूएस डिडंट ज्वाइन। प्रेसिडेंट विल्सन इंटेंस लॉबिंग एफर्ट। प्रेसिडेंट विल्सन जिन्होंने एडवोकेट किया था लीग ऑफ नेशन की स्थापना को, वो चाहते थे कि यूएसए लीग ऑफ नेशन की मेंबरशिप ले ले। वो चाहते थे कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाए जो उनके प्रिंसिपल्स पर आधारित है और यूएस उसका मेंबर बने। लेकिन जो आइसोलेशनिस्ट थे कांग्रेस में, जो अदर अपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने इस बात का सख्ती से विरोध किया। पार्टिकुलरली रिपब्लिकन सीनेटर्स, इनमें कुछ लोगों के नाम भी हैं जैसे कि विलियम बोरा, हेनरी कैबट लॉज। नाम याद ना रहे तो परेशान मत होइएगा, सिर्फ इतना लिखना काफी होगा कि अपोजिशन ने विरोध किया। अब अपोजिशन अगर विरोध कर रही है तो कुछ आधार होगा, बिना आधार के तो विरोध का कोई अस्तित्व होता नहीं है। ऑब्जेक्शन था लीग ऑफ नेशन के प्रतिज्ञा पत्र के कॉवेनेंट के आर्टिकल 10 के ऊपर। आर्टिकल 10 क्या कहता था? आर्टिकल 10 ये कहता था कि अगर लाइन क्या लिखी है, ऑल मेंबर्स ऑफ द लीग टू असिस्ट एनी मेंबर थ्रेटेंड बाय एक्सटर्नल एग्रेशन। कलेक्टिव सिक्योरिटी का कांसेप्ट जो मैंने आपको बताया और मैंने कहा कि इसमें एक राज छुपा है, वही राज है जिसकी वजह से यूएस ने लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन नहीं किया। कहा गया कि 58 मेंबर्स में से अगर कंट्री ए ने कंट्री बी के ऊपर अटैक किया है तो बाकी के 56 कंट्री ए के साथ मिलकर कंट्री बी के ऊपर अटैक करेंगे। बाकी के 56 में यूएसए भी तो आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर यूरोप में कहीं कोई वॉर होता है, दुनिया में कहीं कोई वॉर होता है जहां पर लीग ऑफ नेशंस की जो कंट्रीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो यूएसए को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कांसेप्ट है ना, मतलब आप सभी लोगों को मिलकर उस एग्रेशन को काउंटर करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 10 जो था उसने साफ कर दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स को इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा। जबकि जो यूएसए था या जो कांग्रेस के अदर मेंबर्स थे, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं चाहते थे कि यूएसए किसी भी जो यूरोप का युद्ध है, यूरोप में जो वॉर्स लड़े जा रहे हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाए। उन्होंने ये तक कहा कि जो आर्टिकल 10 है वो यूएसए की सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा है, क्योंकि हम एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं जिसके तहत हम बाध्य होंगे कि हम यूरोप की लड़ाइयों में शामिल हो जाएं। एज ए रिजल्ट सीनेट ने इस ट्रीटी को रेटिफाई करने से इनकार कर दिया और यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा नहीं बन पाया। मुझे उम्मीद है कि अब आपको कारण पता चल गया है कि लीग ऑफ नेशंस क्यों नहीं बना, लीग ऑफ नेशंस ने यूएस की मेंबरशिप को क्यों इंश्योर नहीं किया, क्या करना था कि यूएसए ने लीग ऑफ नेशंस की मेंबरशिप को नहीं लिया। पॉइंट याद रखिएगा, आर्टिकल 10 जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता था, दैट वाज द मेजर कॉज। अब हम लीग ऑफ नेशंस के स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं, हमारे लिए यूएन का स्ट्रक्चर ज्यादा महत्वपूर्ण है, बट कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। देखिए, इसमें एक असेंबली होती है। असेंबली का एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है जहां पर लीग के सारे मेंबर्स आकर मिलेंगे, बातचीत होगी, डिसीजन सर्वसम्मति से लिए जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को तैयार किया जाएगा। एक काउंसिल होगी जो कि साल में 4 बार मिलेगी और अगर कोई क्राइसिस होता है तब भी मिलेगी। 4 परमानेंट मेंबर्स थे और 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी शुरुआत में थे, हालांकि बाद में इनकी संख्या बढ़ा के 9 कर दी गई। इनका काम था कि ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल करें और ईच जो परमानेंट मेंबर था, जैसे आज 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के, यूएनएससी के, उनको वीटो पावर दिया गया है। वैसे ही लीग ऑफ नेशंस में भी जो 4 परमानेंट मेंबर्स थे उन्हें वीटो पावर दिया गया था। एक सेक्रेटरीट हुआ करता था। सेक्रेटरीज का काम तो होता है जैसे आईएएस सेक्रेटरी बनते हैं तो उनका काम एडमिनिस्ट्रेशन देखने का होता है। तो सेक्रेटरीट नाम से पता चलता है कि डे टू डे जो वर्क था लीग का उसे करते थे और एनुअल रिपोर्ट भी तैयार करते थे कि लीग ने कैसा काम किया, क्या किया। कुछ कॉन्फ्रेंस कमिटीज और कमीशन भी बनाए जाते थे, वो पार्टिकुलर इशूज पर बनाए जाते थे जैसे कि हेल्थ, स्लेवरी, रिफ्यूजी मैंडेट्स, और उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता था। इसके बाद था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। इनका काम था बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, लीगल एडवाइस देना और कोई एक देश दूसरे देश के टेरिटरी पर इंक्रोचमेंट ना करे उस पर उसका भी ध्यान रखना। एक ऑर्गेनाइजेशन था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सभी मेंबर स्टेट्स आ जाते थे। इनको काम दिया गया था कि आप देखें कि फेयर और ह्यूमन कंडीशंस रखी जाए सभी मैन, वुमेन और बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं। यूएसए ने वैसे तो लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन नहीं किया था, बट इन्होंने इंडिविजुअली आईएलओ को 1935 में ज्वाइन कर लिया था। 1934 मैंने गलत बोला है, 1934, दैट वाज नॉट 1935। डेट हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है, बट आप जानते रहिए बिकॉज यूएसए लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा नहीं था, बट इन्होंने 1934 में आईएलओ को ज्वाइन कर लिया था। आईएलओ खत्म नहीं हुआ, लीग ऑफ नेशंस खत्म हुआ, आईएलओ बाद में जुड़ गया यूनाइटेड नेशंस के साथ और आगे अभी भी कंटिन्यू है, ये संस्था आज भी बनी हुई है। अब बात करते हैं कि वैसे तो लीग ऑफ नेशंस असफल रहा, उसकी असफलता का सबूत है सेकंड वर्ल्ड वॉर। वो सफल होता तो विश्व युद्ध नहीं होता, दूसरा सफल नहीं था इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, लेकिन उसे कुछ सफलताएं भी मिली थी। असफलताओं पर चर्चा करने से पहले, फेलियर्स पर चर्चा करने से पहले हम सफलताओं पर बात कर लेते हैं। शुरुआती दौर में लीग ऑफ नेशंस का हेड ऑफिस लंदन में यानी कि ब्रिटेन में बनाया गया था। हालांकि बाद में इसका जो हेड ऑफिस है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1920 में ट्रांसफर कर दिया गया। इसे शुरुआती दौर में कुछ सक्सेस भी मिली, जैसे कि अर्ली 1920s में लीग ऑफ नेशंस ने कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया। लाइक फिनलैंड और स्वीडन के बीच में आलैंड आइलैंड के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा था। आलैंड आइलैंड, देखिए दो शब्द है, कंफ्यूज मत करिएगा, मैं 2 बार आइलैंड नहीं बोल रहा हूं, आलैंड आइलैंड मतलब आलैंड द्वीप समूह। लोकेशन देख लीजिए, अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए ये है स्वीडन, ठीक है, ये स्वीडन है और ये है फिनलैंड, और यहाँ पर जो व्हाइट कलर की लोकेशन आपको दिख रही है ये है आलैंड आइलैंड यानी कि आलैंड द्वीप समूह। इसको दोनों क्लेम कर रहे थे। स्वीडन कह रहा था ये मेरा है, फिनलैंड कह रहा था ये मेरा है। मुद्दा गया आईएलओ के पास। आईएलओ ने रूलिंग दी फिनलैंड के फेवर में। उन्होंने कहा कि जो आलैंड आइलैंड है वो फिनलैंड का हिस्सा होगा, और अच्छी बात ये थी कि स्वीडन ने इस रिजल्ट को, इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। तो दैट वाज अ सक्सेस कि लीग ऑफ नेशन ने एक डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दिया। जर्मनी और पोलैंड के बीच में भी ऐसा ही एक मुद्दा था अपर सिलेसिया को लेकर। अपर सिलेसिया लोकेशन आप देखेंगे अच्छा समझ में आएगा आपको। देखिए ये है जर्मनी, ठीक है, और ये है पोलैंड। ये जो डॉटेड एरिया है ये है अपर सिलेसिया। अपर सिलेसिया का मुद्दा क्या था मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये जो अपर सिलेसिया का हिस्सा था ये जर्मनी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन
इसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो पोलैंड ने बोला कि अपर सिलेसिया हमारा है और ये हमें मिलना चाहिए। अब जो अपर सिलेसिया था वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, इसीलिए जर्मनी और पोलैंड दोनों ही इस पर अपना हक जता रहे थे। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्योंकि जर्मनी हारा था तो ये पोलैंड को दिया जा सकता था आराम से। शुरुआत में प्लान यही बना था, इस पर जो अलाइड कंट्रीज ने अपना कब्जा भी जमा लिया था, बट बाद में उन्होंने बोला कि यहाँ के लोगों से पूछ लेते हैं, पूछ लेंगे अच्छे से तो डिसाइड हो जाएगा वो कहाँ जाना चाहते हैं, जर्मनी में जाना चाहते हैं कि पोलैंड में जाना चाहते हैं। एक रेफरेंडम भी किया गया। अब रेफरेंडम में ये हुआ कि जर्मनी की जीत हो गई, जर्मनी को मिले 60% वोट और पोलैंड को मिले 40% वोट। लेकिन इस रेफरेंडम को पोलैंड ने मानने से इनकार कर दिया। पोलैंड ने ये बोला कि जर्मनी ने कई सारे माइग्रेंट्स को यहाँ पर भेजा हुआ है और उन्होंने भी वोट दिया है, और जो अनसेटल्ड लोग हैं हम उनके वोट को काउंट नहीं करेंगे, और अगर उनका वोट आप काउंट ना करो तो जर्मनी जीत नहीं पाएगा, 60% वोट उन्हें नहीं मिलेंगे। तो इस पर डिस्प्यूट आ गया कि पोलैंड ने रेफरेंडम के रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला हम नहीं मानेंगे क्योंकि जर्मनी ने बहुत सारे अनहैबिटेंट्स को वहां पर भेज दिया है जिन्होंने जर्मनी के फेवर में वोट किया है। अब मुद्दा फिर फंस गया। अब हो क्या, फिर ये केस चला गया लीग ऑफ नेशंस के पास। लीग ऑफ नेशंस ने फिर इसका एक सोल्यूशन निकाला जो कि जर्मनी और पोलैंड दोनों ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपर सिलेसिया का 2/3 हिस्सा जर्मनी को दे दिया। क्योंकि देखिए रेफरेंडम में भी ये रिजल्ट जर्मनी के फेवर में गया था, तो जर्मनी को ज्यादा मिलना चाहिए था, ये उनका हक बनता था, लेकिन एक हिस्सा दे दिया गया किसको, पोलैंड को। पोलैंड भी खुश था, क्यों, क्योंकि जो ज्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज थे वो उस हिस्से में थे जो पोलैंड को दिया गया था, यानी कि टेरिटरी ज्यादा मिली जर्मनी को और रिसोर्सेज ज्यादा मिले पोलैंड को। तो दोनों खुश हो गए और लीग ऑफ नेशंस ने बहुत ही सक्सेसफुली पोलैंड और जर्मनी के बीच में जो अपर सिलेसिया का मुद्दा था उसको रिजॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर भी लीग ऑफ नेशंस को एक सफलता मिली। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और मुद्दा था इराक और टर्की का, ठीक है। इराक और टर्की के बीच में मोसुल जो सिटी है, जो कि वर्तमान में इराक की एक सिटी है, उसके ऊपर डिस्प्यूट आ गया था। अब इराक जो था वो ब्रिटेन के अंडर में था उस समय। टर्की क्लेम कर रहा था मोसुल को और इराक भी मोसुल को क्लेम कर रहा था। टर्की ने बोला कि वहां पर जो पॉपुलेशन है वो टर्की ज्यादा है, इराक कह रहा था, और जो ब्रिटेन था वो चाहता था कि ये इराक के अंडर में रहे क्योंकि इराक ब्रिटेन के अंडर में था। डिस्प्यूट इमर्ज करा गया, मुद्दा गया लीग ऑफ नेशंस के पास। फाइनली जो मोसुल था, मोसुल की टेरिटरी थी, उसे इराक में ही बना के रखा गया। अब समझने वाली बात यह है कि ब्रिटेन अगर बैकअप दे रहा है तो फिर ब्रिटेन के अगेंस्ट में तो रूलिंग नहीं जाएगी। फिर भी यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस ने एक बैलेंस स्टैब्लिश किया। उन्होंने कहा कि मोसुल में जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनसे जो भी कमाई होगी उसका 10% टर्की को दिया जाएगा। टर्की खुश हो गया, उसे लगा चलो कुछ पैसे मिल जाएंगे, टेरिटरी जा रही है तो जाए। मुद्दा एक और भी था, देखिए यहाँ पर इशू क्यों था कि टर्की क्यों आराम से मान गया। वहां पर एक टर्क और कुर्दिश पॉपुलेशन थी मोसुल में। मोसुल में टर्क्स भी थे और कुर्दिश भी थे, तो कुर्दों को जो कुर्द की पॉपुलेशन थी उन्हें टर्की अपनी पॉपुलेशन बता रहा था। तो बोला कि जो मोसुल है वहां पर टर्क्स हैं और कुर्दिश पॉपुलेशन है, वो हमारी पॉपुलेशन है, इसलिए मोसुल पे हमारा हक है। लेकिन जो कुर्दिश पॉपुलेशन थी उन्होंने टर्की में ही रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था कि नहीं हमें अपना अलग देश चाहिए, हमें आपके साथ ही नहीं रहना। अब आप जिस पॉपुलेशन के आधार पर मोसुल को क्लेम कर रहे थे वही पॉपुलेशन आपके खिलाफ हो गई है, तो इससे जो टर्की का स्टैंड था वो कमजोर हो गया, डाइल्यूट हो गया। तो इसलिए 10% ऑयल रिजर्व्स का जो पैसा था उसके मिलने पर टर्की राजी हो गया। हालांकि पूरा पैसा टर्की को मिला भी नहीं, टर्की ने इस पैसे को 1986 तक क्लेम किया था कि हमें जो पैसा है वो इराक से मिलना चाहिए। तो ये पूरा मुद्दा था, बट फाइनली कैसे भी करके लीग ऑफ नेशंस ने ये मुद्दा रिजॉल्व कर दिया। जो मोसुल वाला मुद्दा था टर्की और इराक के बीच में, उसे सक्सेसफुली लीग ऑफ नेशंस ने सॉल्व कर दिया। तो कई सारे इश्यूज थे जिसे लीग ऑफ नेशंस ने सॉल्व किया। लीग ने देखिए बहुत ही सक्सेसफुली जो इंटरनेशनल ओपियम ट्रेड हो रहा था उसको कॉम्बैट किया, रोका। रिफ्यूजीज की जो समस्या थी उसको डील करने का प्रयास किया जो रशिया में चल रही थी। तो ये कुछ और सफलताएं थी। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि लीग ऑफ नेशंस ने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम किया, जिसके अंतर्गत कई सारे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रहे थे, लाइक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जो कि आज के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पूर्ववर्ती है। तो ये तीसरा पॉइंट है कि कई सारे अन्य ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंतर्गत सफलतापूर्वक कार्य करते रहे, जो कि उनका जो अस्तित्व है वो आज भी बना हुआ है अन्य रूपों में या फिर उसी रूप में। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि लीग ऑफ नेशंस ने एक फ्रेमवर्क दिया आज के यूनाइटेड नेशंस के लिए, जो बहुत ही सफलतापूर्वक आज काम कर रहा है। कहीं कहीं असफल भी है, तो विवादित मुद्दा है, सफल है कि असफल है। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन 100% सफल है अथवा असफल नहीं हो सकता, तो दोनों है, बट अच्छा काम कर रहा है यूएन। तो इसने भेज दिया। तो देखिए चार बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपके पास, और थोड़ा सा और एक्सपेंड भी कर सकते हैं आप इसे। तो हमने सक्सेस देख ली कि कहाँ पर लीग ऑफ नेशंस को सफलता मिली। अब आइए बात करते हैं कि लीग ऑफ नेशंस कहाँ और किन कारणों से असफल रहा। देखिए लीग ऑफ नेशंस में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस का बड़ा डोमिनेशन था, इसीलिए कहीं ना कहीं जो लीग ऑफ नेशंस था वो यूरोसेंट्रिक था। कहने को तो लीग ऑफ नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन पूरी दुनिया की इसमें जो रिप्रेजेंटेशन था पूरी दुनिया का वो इसमें था नहीं एक्चुअली में। क्योंकि अफ्रीका, एशिया, मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज तो अभी भी यूरोपियन नेशंस की कॉलोनीज थी, तो उनका कोई रिप्रेजेंटेशन वहां पे था नहीं। तो इस वजह से रिप्रेजेंटेशन की कमी होने की वजह से ये एक वैश्विक संस्था बन नहीं पाई और इसी आधार पर कोलैप्स भी कर गई। दूसरा कारण ये था कि इसने मैंडेट सिस्टम को स्वीकार कर लिया। मैंडेट का मतलब ये था कि उस बॉडी को या किसी भी कंट्री को लीग का मैंडेट डिक्लेयर कर दिया जाता था। अब लीग खुद तो उसे एडमिनिस्टर कर नहीं पाती थी, तो वो उसे किसी न किसी यूरोपियन नेशन को सौंप देते थे कि आप तब तक इसे डील करो जब तक कि ये अपने आप को एडमिनिस्टर करने के लायक नहीं बन जाती। अब जब जैसे मान लीजिए उन्होंने दिया किसे, जो यूरोप के पावरफुल कंट्रीज थे उन्हें ही उन कंट्रीज को सौंप दिया जो मैंडेट थे, लाइक फ्रांस, ब्रिटेन। अब इन कंट्रीज ने मैंडेट बनने के बाद भी उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया। वहां पर अगर वहां के नेटिव्स ने अपने अधिकारों की मांग की तो उन्हें कुचला गया, उनको प्रोसिक्यूट किया गया। अभी कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट होता गया जो बाद में ब्लास्ट किया सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। इन सभी देशों ने विरोध करना शुरू कर दिया वेस्टर्न सिस्टम का और लीग ऑफ नेशंस का भी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा लीग ऑफ नेशंस के फेलियर का कि उन्होंने मैंडेट सिस्टम को स्वीकार किया। यूएसए ने कभी ज्वाइन नहीं किया। यूएसए एक बहुत ही पावरफुल कंट्री थी जिसका वैश्विक स्तर पर काफी प्रभाव था, और जब यूएसए ऐसे संस्था को ज्वाइन नहीं करता है तो उसका अस्तित्व वैसे भी बहुत कम हो जाता है, ठीक है, महत्व कम हो जाता है। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण कारण रहा क्यों ज्वाइन नहीं किया। याद आ रहा होगा आपको जो उसके प्रतिज्ञा पत्र का कौन सा क्लॉज 10 था। क्लॉज 10 क्या कहता था आपको याद होगा कि कलेक्टिव सिक्योरिटी, अगर एक देश के ऊपर दूसरा देश हमला करता है तो बाकी के देश यूनाइट होकर उसके ऊपर हमला करेंगे। इसके बाद तो फिर मैंडेटरली यूएसए यूरोप के हर कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाता, जो कि वहां के लोगों को स्वीकार नहीं था, इसीलिए यूएसए ने ज्वाइन नहीं किया। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा लीग ऑफ नेशंस को कोलैप्स करने का। चौथा महत्वपूर्ण कारण रहा लैक ऑफ रिस्पेक्ट। देखिए हमने देखा कि कई सारे डिस्प्यूट्स में जो नेशंस थे उन्होंने लीग ऑफ नेशन के वर्डिक्ट को मान लिया, लेकिन जो छोटे देश थे वो तो मान लेते थे, लेकिन जो ग्रेट पावर्स होती थी, जो महत्वपूर्ण शक्तियां होती थी, वो अक्सर लीग ऑफ नेशंस की जो वर्डिक्ट्स होते थे उनको इग्नोर कर देते थे। जर्मनी और सोवियत यूनियन ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने शुरू में लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन तो किया बट बाद में छोड़ दिया। जर्मनी ने 1926 में ज्वाइन किया था लीग ऑफ नेशंस को, बट जब नाजी गवर्नमेंट वहां पर सत्ता में आई तो 1933 में उन्होंने अपनी मेंबरशिप को खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। 1933 में सोवियत यूनियन भी लीग में शामिल हुआ, लेकिन 6 साल बाद जब उन्होंने फिनलैंड पर अटैक किया तो 1939 में यूएसएसआर को निकाल दिया गया था इनफैक्ट लीग ऑफ नेशंस से। लीग ऑफ नेशंस ने कहा कि आपने गलत किया, आपको फिनलैंड पर अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन यूएसएसआर नहीं माना तो उन्हें एक्सपेल कर दिया गया। इनफैक्ट यूएसएसआर वाज द ओनली कंट्री जिसे एक्सपेल किया गया था, निकाला गया था। उसके बाद देखिए लीग ऑफ नेशन ने जब जापान के ऑक्यूपेशन को मंचूरिया पर क्रिटिसाइज किया तो जापान ने भी 1933 में मेंबरशिप छोड़ दी, ठीक है। इसके बाद ये तो एक कारण था कि जो महत्वपूर्ण शक्तियां थी वो लीग ऑफ नेशंस के वर्डिक्ट को मान नहीं रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके पहले एक मीटिंग ऑफ एम्बेसडर्स को भी
स्टार्ट किया गया था, जहां पर लीग ऑफ नेशन जब बनने की प्रक्रिया में था तो सभी देशों के जो एम्बेसडर्स थे वो आपस में मिलकर मुलाकात किया करते थे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती थी। तो जो एम्बेसडर्स की मीटिंग थी वो लीग ऑफ नेशंस के बनने के बाद भी जारी रही, और जब एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा होता है तो वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के महत्व को कम करता है। तो लीग जो एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा था, मीटिंग ऑफ एम्बेसडर्स, उसने भी कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशंस की पावर को डाइल्यूट किया। पांचवा था पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। मतलब देखिए, इसके पहले तक जब भी कोई एक अन्य देश बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने का प्रयास करता था तो बाकी के जो शक्तिशाली देश होते थे वो उसे दबा देते थे, इससे कोई उभर नहीं पाता था, कोई बहुत शक्तिशाली हो नहीं पाता था। लेकिन लीग ऑफ नेशंस के बनने के बाद एक अपीजमेंट की पॉलिसी शुरू हो गई। इस पॉलिसी को फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ने ही अपनाया। मतलब अगर कोई देश बहुत एग्रेसिव हो रहा था तो उसका सभी ने मिलकर खुलकर विरोध किया नहीं। कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो कांसेप्ट था वो यहाँ पे कोलैप्स होने लगा। कलेक्टिव सिक्योरिटी का कांसेप्ट कैसे कोलैप्स होने लगा? इसका कारण क्या था? कारण ये था कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था 1930 में, जिसे आप ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। अब जब 1930 का ग्रेट डिप्रेशन आया तो फ्रांस और ब्रिटेन की इकोनॉमी बहुत खराब स्थिति में पहुंच गए थे। मतलब उन्हें अपनी इकोनॉमी संभालने में दिक्कत हो रही थी। उसके बाद अगर कोई देश बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है या कुछ ऐसा करता है जिससे कि ग्लोबल सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो रहा था, तो फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश जो पहले विरोध किया करते थे अब उन्होंने विरोध करना बंद कर दिया। क्यों? अगर उन्हें शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नहीं दिखता था तो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी नहीं, वो खुद ही दिक्कत में थे कि वो उसका विरोध करें। उन्हें लगा कि क्या फायदा होने वाला है, हम तो खुद ही जैसे तैसे स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को इंप्रूव करने में, हम किसी के मामले में क्यों जबरदस्ती जाके टांग रहे हैं। तो जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट थी इसने कहीं ना कहीं जो ग्लोबल ऑर्डर था उसको खराब करना शुरू कर दिया। जैसे कि एक केस था, जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के ऊपर अटैक किया 1938 में। अब जब बाद में इमीडिएशन किया गया तो हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया का कुछ हिस्सा वॉर में सेटलमेंट के तौर पे ले लिया, अपने पास ले लिया। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन ने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने बोला कि ठीक है चलो मुद्दा सॉल्व करो। अगर उन्होंने यहां पर विरोध कर दिया होता तो शायद हिटलर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, या फिर जो वैश्विक स्तर पे स्वरूप होता वो कुछ और होता। तो जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट आई, फ्रांस और ब्रिटेन जैसी पावर्स ने सिचुएशन को इग्नोर करना शुरू किया बिकॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन और ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1930। उसकी वजह से भी सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, लीग ऑफ नेशंस की स्थिति कमजोर हुई क्योंकि जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट था कलेक्टिव सिक्योरिटी का वो कमजोर पड़ने लगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा लीग ऑफ नेशंस के कोलैप्स करने का। अब ये बात करते हैं द एंड की, यानी कि लीग ऑफ नेशंस कैसे खत्म हो गया। यूरोप में सिचुएशन खराब हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। जब ऐसी स्थिति आई तो असेंबली ने अपनी पावर्स को सेक्रेटरी जनरल को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया ताकि लीगली वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी जो लीग ऑफ नेशंस है वो लीगली एग्जिस्ट करता रहे। और लीग ऑफ नेशंस लगातार प्रयास करता रहा कि स्थिति को सुधारा जा सके, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। लीग का जो हेडक्वार्टर था प्लेस ऑफ नेशंस, जो कि जिनेवा में था स्विट्जरलैंड में, उसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कभी ऑक्यूपाई नहीं किया गया, किसी भी देश ने उसे ऑक्यूपाई नहीं किया, उसे छोड़े रखा गया। वो इंडिपेंडेंट बना रहा, उसके ऊपर ना तो किसी ने हमला किया और ना ही किसी ऑक्यूपाई किया, किसी ने उसे ऑक्यूपाई किया, तो वो इंडिपेंडेंट तौर पे बना रहा। 1943 में तेहरान में कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया जहां पर अलाइड पावर्स ने इस बात अपनी सहमति जताई कि लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए एक अन्य बॉडी के साथ जिसका नाम होना चाहिए द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस नाम सुना सुना लग रहा है, ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो जो बहुत सारी लीग की बॉडीज थी जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने खुद को बाद में यूनाइटेड नेशंस से एफिलिएट कर लिया। ये खत्म नहीं हुए, केवल लीग ऑफ नेशंस खत्म हुआ, ये बॉडीज यूनाइटेड नेशंस के साथ एफिलिएट होकर आगे काम करने लगी। जो फाइनल मीटिंग थी लीग ऑफ नेशंस की वो 18 अप्रैल 1946 को होती है जिनेवा में, जहां पर सभी डेलीगेट्स 34 देशों के 34 कंट्रीज के इस असेंबली को अटेंड करते हैं। इस असेंबली के बाद लीग ऑफ नेशंस ने अपने सारे एसेट्स को, जिनकी कीमत लगभग 22 लाख करोड़ थी, 22 लाख करोड़ यूएस डॉलर की हम बात कर रहे थी, उन्होंने अपने सारे एसेट्स को 1946 में यूनाइटेड नेशंस को सौंप दिया। पैलेस ऑफ नेशंस को यूनाइटेड नेशंस को सौंप दिया गया और लीग ऑफ नेशंस यहां पर समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो ये पूरा सेशन था वो हम